अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम फ्रेंड्स रेवलेशंस की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया कि फ्रेंड्स रेवलेशंस में कुछ फिलोसोफर्स थे और उन फिलोसोफर्स में हम बात करेंगे। तो नाम मैंने लिखे हैं फिलोसोफर्स के और इस पे एक एक करके बात करेंगे। आज की जो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मॉन्टेस्क्यू की बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वोल्टेयर होगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमारे पास थर्ड वीडियो में जेम्स जैकस होगा। क्या किया उन्होंने, क्या उनकी आइडियोलॉजीज थी, क्या उन्होंने लिखा, मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि जो भी रेवोल्यूशंस आता है उन रेवोल्यूशंस में किसी न किसी फिलोसोफर्स का हाथ होता है, किसी न किसी राइटर का हाथ होता है। ऐसे समझे किसी न किसी शायर का हाथ होता है, किसी न किसी पोएट का हाथ होता है। जैसे कि हम कह लें कि जब अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म बन रहा था, सॉरी पाकिस्तान बन रहा था, तो पाकिस्तान के बनने में किसका किरदार था? ज्यादातर अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी, अल्लामा इकबाल की जो थॉट थी, ठीक है, अल्लामा इकबाल ने जो भी आइडियाज दिए थे उनकी वजह से एक सबके ज़हन में एक आइडिया आया कि एक न्यू स्टेट का आइडिया आया और एक न्यू स्टेट बनी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की जो जितनी भी कोशिशें थी उनकी वजह से पाकिस्तान की जो ना पाकिस्तान बनाने की कोशिशें की गई। फिर मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये तीन फिलोसोफर्स थे जो कि मेजर इनका रोल था फ्रेंच फिलोसोफर्स में। हालांकि मॉन्टेस्क्यू की तो डेथ हो चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले पहले। वोल्टेयर भी तकरीबन 1789 की, मतलब ये भी 10 साल पहले इसकी डेथ हो चुकी थी और इसकी भी डेथ हो चुकी थी। ये इन तीनों की डेथ हो चुकी है फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले पहले, लेकिन इनका रोल है फिर भी, ठीक है। इन्होंने लोगों को उकसाया, इन्होंने लोगों को बताया कि आपके क्या राइट्स हैं और आपको क्या करना चाहिए इन राइट्स को हासिल करने के लिए। इन तीनों ने लोगों को शऊर दिया। इनकी राइटिंग्स की वजह से, इनकी बुक्स की वजह से और इन्होंने जो जो लोगों के लिए लिखा उन चीजों की वजह से लोगों को शऊर मिला और लोगों ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई, ठीक है। वो अपने राइट्स के लिए लड़े। तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस का एक और कॉज जो कि थे फ्रेंच फिलोसोफर्स, ठीक है, और इनमें से और उनकी जो प्रीचिंग्स थी, जो उन्होंने मैसेज दिए थे, जो उनकी तबलीग प्रीचिंग हम कहते हैं तबलीग को, ठीक है, प्रीचिंग थी, उनके जो मैसेजेस थे, उन्होंने जो बताया, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू पे, जो पैदा हुए थे 1689 को और उनकी डेथ हुई थी 1755 को, ठीक है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इनकी डेथ हो चुकी है। इनमें से तीनों फिलोसोफर्स हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उनकी डेथ हो चुकी है, सही है। इस तरह से अगर देखें, वोल्टेयर 1694 में पैदा हुआ और उनकी डेथ हुई थी 1778 में, ठीक है। इसी तरह से जेम्स जैकस रूसो 1712 में पैदा हो गए और 1778 में इनकी डेथ हो चुकी है। मतलब ये तीनों फिलोसोफर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले पहले इनकी डेथ हो चुकी है। तो हम पहले बात करेंगे, तो ये मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हैं जो कि मॉन्टेस्क्यू चाहता था, मॉन्टेस्क्यू की क्या थॉट्स थी, वो हम इस पर बात करते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू की इसकी जो पैदाइश हुई थी 1689 को और 1755 में इसकी डेथ हुई थी। ये लॉयर था, प्रोफेशनली ये वकील था, ठीक है, और ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस का स्टूडेंट था। अच्छा, हमने जब कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ा था या इसमें हमने बाज़ंटाइन एम्पायर के हवाले से पढ़ा था और एक और रिवोल्यूशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि ह्यूमनिज्म का राइज हो रहा था, ठीक है, और ह्यूमनिस्ट इंस्टीट्यूशन बन रहे थे जिसमें लोगों को तरबियत दी जा रही हो, लोगों को बताया जा रहा हो, लोगों को एजुकेट किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये भी आपका स्टूडेंट था मॉन्टेस्क्यू, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस का, ह्यूमनिज्म को फॉलो करता था। इसके अलावा ये राइटर भी था, ठीक है, और ये जो लिखता था उसकी जो राइटिंग थी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, हिज राइटिंग वाज नॉट फ्लाइट ऑफ फैंसी। फ्लाइट ऑफ फैंसी का ये मतलब है कि कुछ होते हैं ना राइटर्स, ऐसी बातें लिखते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मतलब ऐसी थॉट, ऐसी सोच उनकी होती है जो कि इम्पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऐसे ही अपनी जो ना शायरी लिख दी, ये सब कुछ लिख दिया, लेकिन इनकी जो थॉट्स थी, इनकी जो राइटिंग्स थी, ये जो भी कुछ लिखते थे, इनके पीछे एक बड़ी सोच हुआ करती थी, ठीक है, इनके बड़े आइडियाज हुआ करते थे इनके पीछे, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखते थे, हिज राइटिंग वाज नॉट फ्लाइट ऑफ फैंसी बट केयरफुल थॉट, ठीक है, इनकी केयरफुल थॉट थी, इनके बारे में सोचा गया था, जो भी ये लिखता था, बड़ी फिलोसॉफीज थी इनकी बातों के पीछे, इनकी राइटिंग्स के पीछे, ठीक है। अब ये क्या चाहता था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए,
ठीक है, एक आइन होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि फ्रांस में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, ठीक है, एक तरीके का आइन नहीं था, 400 डिफरेंट सिस्टम थे, लोग उसको फॉलो कैसे करते हैं, लोगों को पता नहीं था। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए खड़ा हुआ और इसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, ठीक है। इसके अलावा ये कहता था कि लॉ की सुपरमेसी होनी चाहिए, लॉ बॉलतर होना चाहिए, ठीक है, लॉ की चलनी चाहिए, जो चीज लॉ में हो उसको ही फॉलो करने चाहिए और लॉ सबके लिए इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया मोनार्की थी तो मोनार्की उस लॉ को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, बाकी लोगों को फॉलो करवाया जाता था। तो लॉ जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे अपर लेवल क्लास का हो, चाहे लोअर लेवल क्लास का हो, चाहे कैपिटल से बिलोंग करता हो, चाहे बर्जेस से बिलोंग करता हो, ठीक है, चाहे प्रिविलेजेस क्लास का हो, चाहे अनप्रिविलेजेस क्लास का हो, चाहे क्लर्जी का हो, चाहे नोबल का हो, सबके लिए लॉ बराबर है, ठीक है। तो ये सुपरमेसी ऑफ लॉ को बिलीव, सुपरमेसी ऑफ लॉ पे बिलीव करता था। इसके अलावा ये कहता था कि अगर पावर की सेपरेशन नहीं होती, अगर पावर की सेपरेशन नहीं की जाएगी तो लिबर्टी इम्पॉसिबल, किसी को लिबरलिज्म मतलब जो है लिबर्टी, आजादी, उनको जो फ्रीडम वो नहीं मिल सकती। तो पावर की सेपरेशन करनी चाहिए। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, सेपरेशन ऑफ पावर, वो आप जाके देख लें कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। तो ये मॉन्टेस्क्यू कहता है कि अगर जब तक सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी, पावर की सेपरेशन नहीं होगी, तब तक आपकी जो लिबर्टी है वो इम्पॉसिबल है। आपको लिबर्टी, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको इस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं मिल सकती, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में नहीं आ सकती। तो इसने कहा कि जो लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, वो उनको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में रखा जाए, इन सबको अलग अलग काम दिए जाए और अलग अलग इनको ऑर्गन्स में रखा जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकें, ठीक है, उनको अपने रूल्स और रेगुलेशंस अपने हिसाब से फॉलो करवा सकें, जिस तरह से जो भी इनके काम है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड आपके एग्जीक्यूटिव्स, तो इनको डिफरेंट ऑर्गन्स में रखा जाए। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू अब ये कहता था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर टू पावर्स की कॉम्बिनेशन होती है, तीन पावर्स जो कि मैंने लिखी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी, अगर इनमें से दो पावर्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये तीनों पावर्स आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है, तीनों पावर्स आपस में कंबाइन होती हैं, ये तीनों पावर्स एक ही ऑर्गन में होती हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, टायरनी पैदा हो जाएगी, ठीक है। टायरनी आपको पता है, हमने पुराने लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करवाए जाते और मतलब बहुत सी मतलब जो ना खून खराब, ये सारी चीजें इस तरह से हो जाती हैं और एक बुरी तरह की गवर्नमेंट हो जाती है, टायरनी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगर दो सिस्टम्स आपस में मिल जाएं, दो पावर आपस में मिल जाएं, ये तीनों पावर्स एक ही ऑर्गन में हो जाए तो सिस्टम मोनार्की, टायरनी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने अपनी राइटिंग के जरिए लॉ पे अटैक किया, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेस्टीज खत्म कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, जो कि लॉ को फॉलो नहीं करते थे, या लॉ के जरिए अपनी पावर को बढ़ाते थे, या जो ना लॉ के जरिए ये जो जितने भी ऑर्गन्स थे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते थे, लॉ के मुताबिक नहीं चलते थे और लॉ में अपनी मनमानी करते थे, जो अब जो चाहते थे वो लॉ बना देते थे, फिर उसके हिसाब से अपनी हुकूमत चलाते थे, वो सारी चीजें करते थे। तो इसने अपनी राइटिंग से जरिए लॉ पे अटैक, उन लॉज पे अटैक किया और उन्होंने परसेंटेज और उनकी जो एशो इशरत थे वो खत्म कर दी उनकी। अच्छा, इसने कभी भी रेवोल्यूशंस को फेवर नहीं किया, ये रेवोल्यूशंस के अगेंस्ट था, रेवोल्यूशन नहीं आया, वो चाहता था पीसफुल तरीके से अपने सिस्टम जो है वो लोग अचीव करें, लोग जो चाहते हैं वो पीसफुल तरीके से हासिल करें, तो ये रेवोल्यूशंस के बिल्कुल अगेंस्ट था। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, जिस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, अगर ये जिंदा होता तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते ही इसको अटैक आ जाता, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के मतलब रेवोल्यूशन के अगेंस्ट था। अच्छा, ये मोनार्किस्ट भी था और ये कैथोलिक भी था, ये कैथोलिक चर्च को फॉलो करता था। हमने पढ़ा है फ्रांस और रशिया ज्यादातर कैथोलिक्स को फॉलो करते थे और ज्यादातर कैथोलिक्स को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये भी जो था आपका मॉन्टेस्क्यू, ये भी कैथोलिक को फॉलो करता था और मोनार्किस्ट था। इसके अलावा ये एक मॉडर्न तरीके से, जैसे कि हम कहते हैं ना कि सांप टाइप वो होता है, प्रोवर्ब होता है कि
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह से ये चर्च को एब्यूजेस मतलब जो है ना क्रिटिसाइज करता था, चर्च के एब्यूजेस को क्रिटिसाइज करता था और स्टेट की डेस्पोटिज्म को क्रिटिसाइज करता था। डेस्पोटिज्म को मैंने यहाँ पे मतलब लिखा है कि एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे जो रूलर्स हो वो एब्सोल्यूट पावर होल्ड करता हो। एब्सोल्यूट पावर का ये मतलब है कि किसी को चांस ना दिया जाए गवर्नमेंट में आने का, ठीक है। अगर आप हुकूमत चला रहे हैं तो जब तक आपकी डेथ नहीं होती, टाइनी में भी ये सिस्टम होता है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक दूसरा रूलर नहीं आ सकता। या तो उसको ओवरथ्रो किया जाए, ठीक है, टाइनी में, या तो उसकी डेथ हो जाए, तब तक आप कोई भी मतलब जो ना एक लीगल तरीके से हुकूमत में नहीं आ सकता। जैसे कि डेमोक्रेटिक में होता है ना, 5 साल के बाद 4 साल के बाद इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद नया एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और वो अगर इलेक्शन में जीत जाता है तो वो आता है। या तो 2 टाइम्स की उसके पास होता है, वक्त होता है कि 2 बार वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तीसरी बार वो नहीं बन सकता, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 टाइम चांस होता है कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तीसरी बार आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। इसी तरह से टाइनी में ये नहीं होता, टाइनी में जब तक उस जो रूल कर रहा है उसकी डेथ नहीं हो जाती या उसको कोई ओवरथ्रो नहीं कर देता, ओवरथ्रो मतलब रेवोल्यूशन के जरिए, तब तक वो हुक्मरानी करता रहेगा। तो डेस्पोटिज्म का भी ये मतलब है कि एक ऐसी कंट्री या ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर हो, ठीक है। जैसे कि आप अभी देख लें चाइना में एब्सोल्यूट पावर है, इस तरह से आप देखें नॉर्थ कोरिया में एब्सोल्यूट पावर है, रशिया में एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं डेस्पोटिज्म। तो इसने चर्च के एब्यूजेस को भी क्रिटिसाइज किया और स्टेट के डेस्पोटिज्म को भी क्रिटिसाइज किया इन मॉडर्न में। इसके अलावा इसका जो ग्रेट वर्क था वो स्पिरिट ऑफ लॉ, इसने एक बुक लिखा था जो कि 20 सालों में इसने लिखा था। और इसके अलावा इसने इसकी जो 22 एडिशंस तकरीबन 18 महीनों में इसकी सेल हुई थी। 18 महीनों में इनकी 22 एडिशंस आई थी और 18 महीने मतलब 18 महीनों में इनकी 22 एडिशंस आ चुकी थी। इसके अलावा ये जो बुक था, इनके जो बुक था वो पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से था, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के हवाले से था और उन गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट्स पे इसने बात की, फॉर एग्जांपल टाइनी की बात की, टाइनी के मेरिट्स डीमेरिट्स, फिर डेमोक्रेटिक की अगर बात की तो डेमोक्रेटिक के मेरिट्स उसके डीमेरिट्स, मोनार्की की बात की तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, एरिस्टोक्रेसी की बात की तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो इस तरह से इसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे रिसर्च की, उस पर बात की है, उसके बारे में बताया और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताया, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताया, इस तरह से गवर्नमेंट के बारे में बताया। तो ये था आपका मॉन्टेस्क्यू, जिसकी फिलोसफी, जिसकी थॉट, वो क्या सोचता था, वो क्या चाहता था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके वॉल्टियर और थर्ड वीडियो में बात करेंगे जेन जैकस रूसो की बात करेंगे।